पहले बात तो मैं कहूँगी इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब कोई कॉमेडी फिल्म बनाता है तो लोग कहते हैं कि अरे बस फिल्म देखने जाओ, उसका मतलब मत समझना, दिमाग साथ में मत लेके जाना, एंजॉय करके आ जाना। हम कह रहे हैं दिमाग साथ में लेके जाओ बिकॉज ये इंटेलिजेंट ह्यूमर है, इट्स अ सटायर, और सटायर बहुत कम बनते हैं। डॉक्टर साहब की फिल्म काफ़ी सालों के बाद आई है एंड वी ऑल नो ही सच अ गुड फिल्म मेकर, तो इसीलिए मैंने हाँ कही। सेकेंड रीज़न मेरा था कि जो कैरेक्टर के लिए, जिस कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया वैसा कैरेक्टर मुझे आज तक ऑफर ही नहीं हुआ है। लोग आपको हमेशा एक तरह से देखते हैं, उनको ये नहीं पता कि आप एक्टर हैं, आप अलग अलग रोल कर सकते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। हमारे जो कपड़े हैं, जैसे आपने नोटिस किया, चाय पत्ती के पानी में भिगो के रखते थे महीनों, 2 महीने कम से कम भिगो के रखें ताकि एकदम पुराने और फटे पुराने दिखें। पंचर वाली की बीवी हूँ और मेरी खुद जूती की दुकान है फतेहपुर में। जो कैरेक्टर है वो एक मुसलमान औरत का बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो अपने पति को दबा के रखती है, बात बात पे डांट फटकार मार देती है, बट उसकी ग्रोथ बहुत अमेजिंग है कैरेक्टर की। जैसे जब उसको जेड सिक्योरिटी मिलती है और क्या क्या परिवर्तन आते हैं उन दोनों की ज़िंदगी में, इट्स अ ब्यूटिफुल वाइड एरे ऑफ इमोशंस। ओके, जेड प्लस टाइटल ही कहीं बात, क्या टाइटल ही पूरी की पूरी कहानी कहता है कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली को जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है? मैं तो कहूँगी मिडिल क्लास भी नहीं, इट्स बिलो मिडिल क्लास, इट्स बिलो पॉवर्टी लाइन। और मैं अपने जो पति हैं मेरे, जो फिल्म है असलम पंचर वाला, मैं उनको कहती हूँ कि तुमने ऐसा क्या कह दिया प्रधानमंत्री से कि घर के बाहर सिक्योरिटी लग गई। और उसके बाद मेरा सीन है कि अगर कुछ मांगना ही था तो 2 बोरी अनाज मांग लेते, रोटी मांग लेते, घर में पाखाना बनवा लेते, जेड सिक्योरिटी क्यों मांगी? तो ये पूरा कन्फ्यूजन है जो बाद में पता चलता है। लेकिन फिल्म करने के बाद मैं सच में कहूँगी भगवान करे किसी को जेड सिक्योरिटी ना मिले। कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, अब कितना चैलेंजिंग रहा ये किरदार करना? और क्योंकि आपने कहा कि जब हम कॉमेडी की बात करते हैं टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबरदस्ती घुसा हुआ ना लगे। बिल्कुल, वो कितना चैलेंजिंग? एक्चुअली हमारे लिए वो कॉमेडी नहीं है, वो आपके लिए कॉमेडी होगा क्योंकि सिचुएशन कॉमेडी है। हम कॉमेडी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिचुएशन कॉमेडी है, तो वो इंटेलिजेंट ह्यूमर वहाँ पे आ जाता है। मेरे लिए टफ रहा क्योंकि गांव वाली का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है वो मुझे अडॉन करना था। जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पति को दबा के रखती है, अग्रेसिव है, और जो मेरा डायलेक्ट है बोली वो भी बहुत गांव वाली है, वो नेचुरल बोलने वाली नहीं है। और मोस्ट चैलेंजिंग था कि डॉक्टर साहब अपनी स्क्रिप्ट में आपको कुछ भी ऐड करने नहीं देते, है तो कि फिर कुछ नहीं, जो लिखा है आपको वैसे ही बोलना है। और काफ़ी सारे ऐसे डायलॉग्स हैं, जब मैंने अपने पति को डांट मारी है तो मैंने मुहावरे सुनाए हैं बहुत। तो मेरा एक बड़ा फेमस मुहावरा जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है लोगों के बीच में बड़ा अच्छा होगा, वो मैं सुना दूँ? तो मैं अपने पति को बोलती हूँ, वो मुझे आकर बोलते हैं कि मेरा टायर आज किसी ने पंचर कर दिया, ज़रूर मेरा कोई दुश्मन है। तो मैं उसको देख के बोलती हूँ, अरे एक चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिल गई, खुद को पंसारी समझने लगा? पंचर वाले हो, थोड़ा सामान साथ में भी रख लिया करो। फैमिली में तो कुछ होता नहीं था, जो भी होता था स्कूल में ही होता था, एंड इट यूज्ड टू बी ब्रिलियंट। हम डांस कंपटीशन में पार्ट लेते थे, सिंगिंग में पार्ट लेते थे, नए कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, एंड ऑब्वियसली आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू ऑल द स्वीट्स एंड मिठाई दैट वी यूज्ड टू गेट इन स्कूल, एंड उसके बाद हाफ दिन की छुट्टी होती थी। सो आई हैव एंजॉयड ऑल दोज डेज। बच्चों की पिक्चरें देखते थे टीवी में, तब आती थी, अब तो पता नहीं आती है नहीं आती हैं, बट आई हैव हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड। योर विश चिल्ड्रंस डे? सारे छोटे छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को भी मैं अपनी तरफ से विश करती हूँ, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ब्लास्ट। थैंक यू। सबसे खास चीज़ इस फिल्म में है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनका एज ए निर्देशक, लेखक एंड ऑन द होल एज एन आर्टिस्ट एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर समझदार और सच्चा कलाकार उनके साथ जुड़ना चाहेगा, तो हम भी जुड़ गए। Under supervision of Dwivedi Saab? No, why is it difficult? If you are not under the supervision of your director, then you are not focused as an actor. वो तो आपको it's a director's medium. अब ये है कि किरदार इंस्पेक्टर राजेश चौधरी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का आदमी, प्राइम मिनिस्टर का कमांडो, जिसे कॉमन मैन का इंचार्ज बना दिया जाता है, तो उसके जीवन में भी उतना ही उथल-पुथल आता है जितना कि उस आम आदमी के जीवन में आता है। कि मतलब पीएम हाउस से सीधा किसी कस्बे के अंदर, वो भी तंबू लगा के किसी घर के बाहर, पंचर वाले के घर के बाहर, अपने आप में एक सिचुएशन है। तो मोर देन कॉमेडी इट इज़ सटायर, और सटायर की तरफ मेरा झुकाव रहा भी है। थोड़ा मज़ा आता है इस तरह की फिल्में करने में, चाहे आप तेरे बिन लादेन देख लो या उसकी सीक्वल उसकी आ रही है वो देख लो,
या वेल डन अब्बा देख लो. आई लाइक डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ. आई हैव डिसाइडेड टू डू द फिल्म बिकॉज अभी तक ऐसा हुआ था कि कभी भी किसी डायरेक्टर ने मुझे इस किस्म के चरित्र करने के लिए नहीं बुलाया. इस किस्म के किरदार जो है, जो बिल्कुल ज़मीन का है, जो इस सोसाइटी के निचले हिस्से में रहते हैं, वो हमेशा बुलाते हैं कि सॉफ्ट कैरेक्टर या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर या विलन. तो ऐसा है, डॉक्टर साहब ने जब मुझे बोला कि ऐसा एक किरदार है आपको निभाना पड़ेगा, तो मुझे उस बात में ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई मुझे तो इस पर्टिकुलर किरदार में मुझे कल्पना किया कि ये बंदा कर सकता है. और उनको शायद ये भी मालूम नहीं था कि मैं बचपन में या NSD ज्वाइन करने से पहले मैं स्टैंड अप कॉमेडियन था, और ऑल्सो कि मैं क्लाउन का ट्रेनिंग मुझे है यूरोप में. तो इस वजह से, और बहुत सुंदर कहानी है, कॉमन मैन की कहानी है जो रिलेवेंट है इस समय, इस वक्त भारतवर्ष में. इस किस्म की एक फिल्म होनी चाहिए जो कॉमन मैन के बारे में इस तरीके से बात करते हैं. टाइटल की अगर बात करें Z+, जी, तो कहीं से भी कॉमेडी का एहसास नहीं होता है जब तक ट्रेलर ना देखें. बिल्कुल. लेकिन पोस्टर देखने से भी पता चल जाता है मेरे ख्याल से कि ये थोड़ा सा हिलेरियस फिल्म है, क्योंकि एक लोटा लेके कोई जा रहा है, उसके पीछे Z+ जा रहा है. तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने Z+ नाम रखा क्योंकि Z+ ये जो टाइटल है, वो ये जो शब्द है, वो मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष सब लोगों को पता है, क्योंकि पॉलिटिक्स की काफ़ी चर्चा होते हैं हमारे यहाँ भारतवर्ष में, और VIP के Z सिक्योरिटीज़ के. तो कैची टाइटल है, और पोस्टर के ज़रिए और प्रोमो के ज़रिए वो मेरे ख्याल से अब तो पहुँचेगा लोगों के पास कि ये बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, क्योंकि सीरियस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार तरीके से. तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ हज़ारों किलोमीटर दूर, वीरों और अमीरों की बसी हुई धरती राजस्थान में, एक छोटे से कस्बे फतेहपुर में. जाएंगे मेरे साथ? मगर एक बात बता दूं, फतेहपुर वही जाते हैं जिन्हें पीपल वाले पीर बुलाते हैं. तो चलते हैं फतेहपुर. अब आप सोच रहे होंगे, हु इज असलम पंचरवाला? हेलो, हाँ, असलम पंचरवाला डे नाइट सर्विस. अच्छा, कलेक्टर साहब को टायर पंचर हो गया? ओह, ये तो होना है, गारंटी है, क्योंकि फतेहपुर में खड्डे, सड़कें मिले ना मिले, खड्डे जरूर मिलेंगे. यार प्रधानमंत्री की यही सड़क की योजना थी. हाँ, तो कलेक्टर साहब क्या पीपल वाले पीर के दरगाह पर जा रहे हैं? नहीं, सड़कों का मुआयना करने आ रहे हैं. अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है. तो कोई VIP आ रहा है क्या? सर सालों से मुआयना करते आ रहे हैं. असलम पंचर वाले. वेल, ये है हबीब आशिक, असलम पंचर वाले के पड़ोसी है, और हिंदी फिल्म बनाने वालों को अपना गीत भेजना इनका शौक है. शांति से. असलम पंचर वाले, एक बात सुन ले. बोल ले. ये पढ़े लिखे लोगों का मोहल्ला है, तेरे जैसे जाहिल और गंवार का नहीं. सुन, तूने इस मोहल्ले को समझ क्या रखा है? मतलब क्या? कभी तेरे घर से कूड़ा, कभी करकट, कभी गंदा पानी, कभी प्लास्टिक की पॉलीथिन. अरे कचरे का डब्बा खरीदने की औकात ना हो तो 2 पैसा हमसे उधार ले लो. हबीब साहब, फर्जी शहर कहीं का. पढ़े लिखे होने का कोई फायदा हो ना हो, एक फायदा जरूर होता है कि आदमी कमीना और कईया हो जाता है, और ऊपर से तू जैसे फर्जी शायर हो ना, तो हरामी भी. गाली मत दे, तेरी माँ की जय जयकार करूं, बोल देना बाहर के फेंक दूंगा. क्यों अपनी सुबह बर्बाद कर रहे हो? पहले जिस काम के लिए निकले हो, पहले वो तो पूरा करके आओ. और आप ना, क्यों इनके पीछे पड़े रहते हो आप? हाँ, हबीब जान के रुख पर तो हमारा जोर नहीं है. बंद करिए रोज रोज के झगड़े हबीब साहब. जरूर आपकी पेट में कोई गांठ है. देखिए भाभी जान, 2 टाइटैनिक के झगड़ों में आप बीच में मत पड़िए. और हाँ, सुन लीजिए, अपने मर्द को भी आप कम मत समझिए. इनके तो सुनिए पिछवाड़े में दांत हैं. अल्लाह, अब आप जाएंगे यहाँ से? हो गई शुरू, हो गई रोज की किटपिट, रोज की किटपिट आप लोगों की. ये है इंस्पेक्टर राजेश, Z सिक्योरिटी. चले इंस्पेक्टर साहब. जय हिंद सर. इंस्पेक्टर राजेश चौधरी, CRPF रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर. चले इंस्पेक्टर साहब. बड़ी गुजारिश है, बोलिए. ताखाने की बड़ी तकलीफ है, 4 ताखाने बनवाने दीजिए सर. अब बिल्कुल बिल्कुल. क्या बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल. उसका खर्चा कौन देगा? सरकार देगी मैडम. VIP का सारा खर्चा सरकार ही तो उठाती है. अल्लाह, देश क्या ऐसे ही चलता है? मैडम, सरकार करती है, जनता भरती है.
आइए भरे सर। अरे तो मिलना बेटा बिना आपको सिक्योरिटी लगता के। है असलम के अच्छे दिन आ गए? अरे काय के अच्छे दिन सूत्रधार, है काय के अच्छे दिन। प्रधानमंत्री ने भारी भूल की है, और सुन लो, ये सारा गंडगोल में अभी भी ठीक करेगा। अरे क्या ठीक करेगा? अबे तू भी तो मत बोला, साइलेंस। पहले कर ले फिर लड़ ले सर। हाँ, कर लो। क्या प्रधानमंत्री भी गलती कर सकते हैं? अब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो देखो यार, प्रधानमंत्री को तो गलत नहीं कह सकते। करेक्ट। तो ये है फतेहपुर और फतेहपुर के निवासी। कहानी का सूत्र कुछ इस तरह से है कि भारत सरकार गिर रही है, मिलीजुली साझा सरकार है। जब से देश आजाद हुआ है, देश की सरकारें भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से लड़ रही हैं। अलग-अलग लेवलिंग हो जाती है। और ऐसी ही सरकार का एक मुखिया भी भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से लड़ रहा है। सरकार को बचाने की तमाम कोशिशें नाकामयाब होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री को एक सलाह दी जाती है कि प्रधानमंत्री यदि फतेहपुर राजस्थान में जाएं, वहाँ पीपल वाले पीर की एक पुरानी दरगाह है, प्रधानमंत्री दरगाह पर जाएं, सर झुकाएं, चादर चढ़ाएं, सरकार बच जाए। और मित्रों, योगानुयोग सरकार बच भी जाती है। दरगाह पर प्रधानमंत्री की मुलाकात एक बहुत ही आम आदमी असलम पंचर वाले से होती है। असलम पंचर वाला अपने जीवन की कुछ शिकायत प्रधानमंत्री से करता है, और प्रधानमंत्री कस्बे से जाते जाते एक आम आदमी को देश की सबसे खास सुरक्षा दे जाते हैं, जिसे हम जेड सिक्योरिटी कहते हैं। और उसके बाद उस असलम पंचर वाला के जीवन में क्या भूचाल आया, उसकी कहानी है जेड प्लस। ये कहानी दिमाग में एक पत्रकार हैं आप जैसे ही, उनका नाम है राम कुमार सिंह, जो राजस्थान पत्रिका के लिए काम करते हैं, मूलतः कहानीकार हैं। और चूंकि वो पत्रकार थे, इसलिए उनको हमेशा लगा कि उन्हें खास ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनको खास महत्व दिया जा रहा है। और उससे उनको लगा कि वो एक आम आदमी होने के बावजूद भी जब भी किसी ऐसी पत्रकार परिषद में जाते हैं तो उनसे खास का व्यवहार होता है। और उन्होंने अपने आसपास ऐसे चरित्रों को देखा और उससे उनके दिमाग में ये कहानी आई। कहानी राम कुमार सिंह की है, जो जयपुर में रहते हैं। मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, आप सबको पता होगा, चाणक्य से। चाणक्य भी भारत का पहला प्रधानमंत्री था। इसमें भी जो आप कहानी देख रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री की कहानी देख रहे हैं। मुझे लगता है जिस चीज़ का हमारे जीवन से सबसे बड़ा संबंध है, राजनीति। हम अखबार का पहला पेज जब हर सुबह पढ़ते हैं तो पहली जो खबर पढ़ते हैं वो देश की राजनीति की खबर पढ़ते हैं। जब रात को टीवी भी देखते हैं तो राजनीति की खबर देखते हैं, लेकिन उस पर सिनेमा नहीं बनाते। तो मुझे लगा एक ऐसी कहानी जिसका संबंध आपके जीवन से हर दिन पड़ता है। आपने पिछले कुछ सालों में कई सरकारें भी बदल दी। वो ताकत जिस आम आदमी के पास है, वो राजनीति पर बनी फिल्में क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं समाज बनाता। तो राम की ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा ये चुनौती मुझको स्वीकार करनी चाहिए कि देश के सामने दूसरी या तीसरी राजनीतिक फिल्म मैं लेकर जाऊँ। एक ऐसा आपने किरदार निभाया है इसमें जो आशिक मिजाज है, शायर है, तो इसको निभाने के लिए आपने अपने इर्द गिर्द किसको देखा? नहीं, मैं ही हूँ। बहुत आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी है, राम कुमार सिंह जी की जो कहानी थी, जिस तरीके से ताना बाना बुना गया है, जब बहुत अच्छा लिखा जाता है तो अभिनय करने की आवश्यकता कम पड़ती है। जो तैयारी के हिसाब से मैं बहुत छोटा सा कस्बा से हूँ। मैं खुद असम के ग्वालपाड़ा शहर है, वो बहुत ही छोटा शहर है, और बचपन से पंचर वाले के साथ संपर्क था। साइकिल चलाता था, पंचर हो जाता था तो ले जाते थे। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब का जो स्क्रिप्ट है, जो डायलॉग्स है, वो अब उसको ठीक से बोलने तो ठीक है, काफ़ी है। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से फिर डायरेक्टर वहाँ बैठे रहते हैं, आंखें कान नाक सब खोल करके एक शब्द भी चेंज करने नहीं देते हैं। तो वो पहला कंडीशन था उनका कि एक शब्द भी आप चेंज नहीं करोगे। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, आपने इतने देर से आप स्क्रिप्ट के साथ हैं, मैं एक दिन में आके आपका शब्द क्यों चेंज करूँगा। तो फिर डॉक्टर साहब जैसे हमें निर्देशन दिए और हम उनको फॉलो किया। I'll tell you frankly, for me I have immense respect for Dr. साहब. I really look up to him. जब ये पिंजर बना रहे थे तो हमारी कुछ बात हुई थी, उस समय हो नहीं पाया था because I was working somewhere else. तो तब से हमारी इच्छा थी कि डॉक्टर साहब फिल्में कम बनाते हैं, मैं कम फिल्में करती हूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ डॉक्टर साहब आपने दिया तो भी बहुत ही अच्छा दिया, मुझे आपने आइसिंग ऑन द केक ही बना दिया। तो जब उनका फ़ोन आया मुझे दैट एक्चुअली फिल्म ख़त्म हो चुकी थी 80%, and then he called me and he said, will you do a song? I said, whatever you want me to do, I will be right there in your frame standing for you, even if it's a guest appearance.
तो उन्होंने एंड द वे ही इज़, डॉक्टर साहब की जो सोच है, आइटम सॉन्ग नहीं कह के उसे मुझे सूत्रधार के किरदार में ले लिया है उन्होंने, और एक नहीं 3 गानों में मुझे पिरोया है विद सुखविंदर जी. सो आई थिंक फॉर मी इट वाज अ डील सर. नेक्स्ट फिल्म. और डेट एक्सटेंड करने के पीछे क्या वजह रही? डेट एक्सटेंड की बड़ी छोटी सी वजह थी. एक तो दिवाली की बड़ी छुट्टियां थी. सेंसर में मैंने अपना प्रोमो बहुत पहले दे दिया था, पर वहाँ से आया नहीं. और एक कमेटी का ऐसा भी मानना था कि प्रधानमंत्री में से प्रधान शब्द हटा दिया जाए. तो मेरी मुश्किल ये थी कि जिसकी फिल्म ही प्रधानमंत्री पर है उसमें से अगर प्रधान हटा दिया जाएगा तो फिल्म दर्शकों तक कैसे ले जाऊंगा. तो जाहिर है मैं रिवाइजिंग कमेटी के पास गया और रिवाइजिंग कमेटी को इस बात पर हंसी आई कि प्रधानमंत्री शब्द से प्रधान हटाने की ज़रूरत क्या है. जैसे आपने एक शब्द सुना भारत सरकार, उसमें से भारत हटाने को कहा गया था, पर 2 ही दिनों के बाद वो परिवर्तन हो गया. पर वो जो समय मेरा गया, मुझे लगा कि मैं अपने प्रोमो थिएटर तक और टेलीविज़न तक नहीं ले जा पाया, पर अब उस पर कोई आपत्ति नहीं है.